हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL सेल के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर सामने आई है कि सरकार जो है वो यहाँ पर 10% का अपना हिस्सा बेच रही है OFS लाकर। और काफी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बेची जा रही है और उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर किस प्राइस पर सरकार OFS लेकर आ रही है और यहाँ पर खरीदारी करने का क्या सही मौका है कि नहीं, OFS में खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 74 रुपीज का शेयर है और OFS इसका आने वाला है और वो भी कल ही आ रहा है। आज 13 जनवरी है, 14 जनवरी को इसका OFS आ रहा है और 14 और 15 दिन, 2 दिन इनका OFS रहेगा। 74 रुपीज तक शेयर पहुंच चुका है। और आप देखिए, इससे पहले भी जब मैं वीडियो बनाया था जुलाई महीने में, तब शेयर 34 रुपए के ऊपर था और मैंने कहा था कि तेजी आने वाली है, खरीदारी करो। तब लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। सितंबर में भी मैंने कहा था कि 40 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर है, खरीदारी करने का मौका है, यहाँ पर सिर्फ बाइंग बनती है, खरीदारी करते रहो। और देखिए, शेयर 30 से लेकर जब तक ये 50 रुपए तक था तब तक मैंने कई सारे वीडियो बनाकर आपको कहा था कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। लोगों ने बाइंग नहीं की, जिन लोगों ने की होगी डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने बाइंग नहीं की होगी वो अब OFS में डेफिनेटली खरीदारी करने की कोशिश जरूर करेंगे। OFS की आप यहाँ पर बात करें तो देखिए 14 जनवरी से ओपन हो रहा है। अब किन के लिए ओपन हो रहा है, तो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 14 जनवरी को है और जो रिटेल निवेशक है उनके लिए 15 जनवरी को OFS है। 10% की हिस्सेदारी सरकार यहाँ पर बेच रही है और 10% की हिस्सेदारी भी बहुत बड़ी होती है और काफी क्वांटिटी में अगर मैं बात करूं तो 20 करोड़ 65 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी है ये। और प्राइस जो है OFS का वो 64 रुपीज है। मतलब शेयर अभी 74 पर ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए डिस्काउंट पर आपको यहाँ पर OFS में मिल रहा है 64 रुपीज के प्राइस पर। जब मैं वीडियो में शेयर आपको 30-32 पे खरीदने की सलाह दे रहा था, 50 भी बोल रहा था, तब काफी लोग यहाँ पर सुन नहीं रहे थे, लेकिन आज 64 पर है तब लोग खरीदारी करने के लिए लाइन जरूर लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखेंगे कि भैया इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, 15% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो खरीदारी मैं कर लेता हूँ। काफी लोग यहाँ पर कर भी लेंगे। तो वो भी हम बात करेंगे कि इस OFS को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, वो भी हम डिस्कस यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो सरकार का क्या प्लान है। 64 रुपीज पर शेयर के भाव से OFS लेकर आ रहे हैं। 20 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर सरकार बेच रही है। टोटल जो वैल्यू है कैलकुलेट की जा रही है वो कुछ इस तरीके से है कि 2665 करोड़ के आसपास का फंड सरकार इस OFS के द्वारा जुटा सकती है, जो काफी बड़ी रकम है। और यहाँ पर यह भी रखा है कि उन्होंने जो रिजर्व रखा है, देखिए सेल ने रेगुलेटरी को यह भी बताया है कि 12.50% का जो हिस्सा है ऑफर है वो उन्होंने रिजर्व रखा है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। Apart from this, the government clearly mentioned that no single bidder other than mutual fund registered with SEBI will allocate over than 25% of the offer share। तो ये भी चीज यहाँ पर हमें देखनी है और किनको दिया गया है। देखिए, सेल हैज चूजन DAM कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड एंड ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड एज ब्रोकर्स ऑन बिहाफ। तो इन दो बड़े ब्रोकर्स को इन्होंने चुना है और अपने बिहाफ के थ्रू इन्होंने चुना है। और DAM कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड विल एक्ट एज सेटलमेंट ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ सेलर्स ब्रोकर। तो काफी बड़ी बात है ये। सरकार अपनी 75% की होल्डिंग सरकार के पास है। अब सरकार अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम कर रही है और बड़ा OFS लेकर यहाँ पर आ रही है। एक महीने में 30% का ग्रोथ है। देखिए, 55 रुपए से शेयर उठकर सीधा 80 रुपए तक पहुंचा। उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट आई, क्योंकि पता था कि OFS आने वाला है तो गिरावट आएगी यहाँ पर, क्योंकि डेफिनेटली जब शेयर आपको 64 रुपीज के लेवल पर मिल रहा है तो आप 75 पे उसको होल्ड करके क्यों रखोगे। लोग बिकवाली करते हैं, OFS में अप्लाई करते हैं, तो गिरावट आपको देखने को साफ मिलेगी यहाँ पर। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में हालांकि 49% का ग्रोथ है, अपने प्री कोविड लेवल से बहुत ऊपर निकल चुका है। प्री कोविड लेवल इसका 50 रुपए के आसपास था, गिरावट में 20 रुपए तक शेयर गया था
और ये वो लेवल से जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो बनाकर कह रहा था, कम से कम मैंने 10 या 12 वीडियोस बनाए होंगे इस लेवल पर, ये बताने के लिए कि यहाँ पर खरीदारी बनती है और खरीदारी की है तो बेचने की गलती मत करना। अब बड़ी रैली यहाँ पर आ चुकी है, तब लोग खरीदारी करने के लिए लाइन में लगे हैं। अभी लार्ज कैप शेयर है, 31,560 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखें तो 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3.23% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.10% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.20% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए कौन है प्रमोटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी शेयर है ये, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 21 म्यूचुअल फंड और 99 एफआईएस का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में देखें तो एलआईसी है 10.24% की होल्डिंग के साथ। डिविडेंड आखिरी बार 2019 में पे किया था, 2020 में कोरोना के चलते डिविडेंड बहुत सारी कंपनियों ने पे नहीं किया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2021 में ये कंपनी दोबारा से डिविडेंड देना शुरू कर देगी। टेक्निकल रेटिंग देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, लेकिन डेफिनेटली 74 रुपीज के प्राइस पर खरीदारी करने की कोई सलाह आपको नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा। बल्कि मैं कहूंगा कि ओएफएस में आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन 74 में तो खरीदने की गलती अब नहीं करना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 82% लोग, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 60% लोग आपको बेचने की बात करें, 11% लोग होल्ड करने की, मतलब 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 7% लोग आपको बेचकर निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा। सितंबर क्वार्टर में डेफिनेटली इसके जो फंडामेंटल्स है वो बेहतर हुए हैं, 436 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को, और सेलिंग भी आप देखिए तकरीबन 17,000 करोड़ तक की सेलिंग है। नेट सेल्स की मैं बात करूं तो जो पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 9,000 करोड़ की सेलिंग थी, हालांकि पेंडेमिक का दौर था तो डेफिनेटली सेलिंग कम ही रही होगी, लेकिन पिछले साल भी सिर्फ 14,000 करोड़ की सेलिंग थी, तो उसके कंपेयर में 17,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग अच्छी है। प्रॉफिट 436 करोड़ का है सितंबर क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में हालांकि पेंडेमिक की वजह से 1226 करोड़ का इनको नुकसान था, लेकिन पिछले साल भी 285 करोड़ का लॉस हुआ था इस कंपनी को। तो कहीं ना कहीं सितंबर में जो नतीजे आए हैं वो अच्छे कह सकते हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि कंपनी इसी तरीके के अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में भी दिखाएगी। तो देखिए पिछले जैसे ही कोरोना आया था तब मैंने यहाँ पर बाइंग की एडवाइस क्यों दी थी, क्योंकि कोरोना के साथ साथ चीन के साथ हमारा टेंशन भी बढ़ा था। चीन के साथ सीमा विवाद हमारा काफी उग्र हो गया था, जिसके चलते इंडिया ने चीन की जो प्रोडक्ट है उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। चीन की एप्स हम सबने देखी कि बैन हो चुकी थी। उसके बाद इंडिया चाहता था कि जो चाइना स्टील की जो डंपिंग कर रहा है उसको रोका जा सके, और इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया। और अगर मैं आपको पिछले काफी वक्त से यही कह रहा हूँ और पिछले काफी महीनों से मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया अगर चाइना की स्टील की डंपिंग को थोड़ा सा भी कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहता है तो उसका सीधा सीधा फायदा जो हमारी खुद की इंडियन कंपनीज है जो स्टील का बिजनेस करती है उनको होने वाला है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद एक सरकारी कंपनी है और स्टील के सेक्टर की बड़ी और दमदार कंपनी है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें चाइनीज की स्टील की डंपिंग रोकनी है तो इंडियन कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, और ऐसे में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन स्टील कंपनीज है उनको भी बड़ा फायदा है। और इसीलिए मैंने कहा था पेंडेमिक के दौरान जब इंडिया चाइना का टेंशन चल रहा था तब मैंने कहा था कि एसेल और टाटा स्टील ये दोनों ही कंपनियों पर आपको नजर रखनी है, और दोनों ही शेयर्स में अगर आप चाहे तो खरीदारी भी कर सकते हैं। अभी भी इस कंपनी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, अभी भी शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ दिन की ये गिरावट है जब तक ओएफएस की सिचुएशन क्लियर नहीं हो, मतलब 14 और 15 तारीख को थोड़ा सा प्रेशर इसके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि 64 रुपीज का इसका ओएफएस का प्राइस है, तो शायद उसके आसपास या करीब जाने की थोड़ी सी कोशिश करेगा ये शेयर। लेकिन 15 तारीख के बाद 16 तारीख से दोबारा आपको शेयर में एक रफ्तार देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ओएफएस में अप्लाई करिए, ओपन मार्केट से खरीदने की कोशिश मत अभी मत करिए। पिछले जो 2 दिन ओएफएस है तो ओएफएस में ही खरीदें, ओपन मार्केट से खरीदने की गलती मत करें। ओएफएस खत्म होने के बाद डेफिनेटली आप देखिए कि शेयर किस प्राइस पर अवेलेबल है। 70 रुपए से नीचे अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको ओएफएस में नहीं मिला तो 70 रुपए से नीचे अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर भी बाइंग कर सकते हैं।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो ओएफएस कंपनी लेकर आ रही है, जो 64 रुपीज का प्राइस ऑफर किया जा रहा है ओएफएस का, वो कितना सस्ता है या फिर महंगा है, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।